गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो आपका इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वायरल पेपर है हिंदी का, उसकी बात करना है कि अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया और इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपके इस पेपर से बाहर से नहीं जाएगा। इस पेपर को सॉल्व करके आप आसानी से यूपी बोर्ड के एग्जाम में बेटा 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन पेपर है जो इस साल सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसी तरह से आपको पेपर वहां देखने को मिलेगा जहां पे आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना होगा अपना, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। अब यहाँ पे जो दिया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो आपको समय दिया गया है इस पेपर को करने के लिए वो दिए गए 3 घंटे 15 मिनट। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरू के आपके 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र यानी कि जो आपको पेपर दिया जाएगा उसको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड का और खंड खा में विभाजित किया गया और पूरा का पूरा पेपर आपके दो खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। अब वो कह रहा है कि अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है। तो अंधेर नगरी बेटा आपका नाटक है। अंधेर नगरी आपकी क्या है बेटा, नाटक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो याद रखना बेटा हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है इंदुमती को। किसको माना जाता है बेटा, इंदुमती को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। आनंद कादम्बनी ये भारतेंदु युग की है। ब्राह्मण भारतेंदु युग की है। सरस्वती ये भारतेंदु युग की नहीं है बेटा, ये है द्विवेदी युग। ये किस युग की है, द्विवेदी युग की है। तो इस बात को भी लिख लेना, ये किस युग की पत्रिका है बेटा, द्विवेदी युग की है। हरिश्चंद्र चंद्रिका ये आपकी हरिश भारतेंदु युग की ही है। अगला, क्षण बोले कण मुस्कुराए कृति के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर अज्ञे। तो याद रखना क्षण बोले कण मुस्कुराए कृति जो है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी बेटा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है। मुंशी प्रेमचंद की है, बाल कृष्ण भट्ट की है, हरिवंश राय बच्चन की है, प्रताप नारायण मिश्र की है। तो याद रखना बेटा नीड़ का निर्माण फिर से ये है हरिवंश राय बच्चन की है। ये किसकी बेटा कृति है, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है अष्टयाम के रचयिता, अष्टयाम के रचयिता कौन है। गोकुल दास हैं, विट्ठल नाथ हैं, नाभा दास है, ब्रह्म वल्लभाचार्य हैं। तो याद रखना बेटा अष्टयाम के जो रचयिता है वो है आपके नाभा दास। कौन है बेटा, नाभा दास जो है अष्टयाम के रचयिता है। अगला, रस कलश कृति के रचयिता कौन है। रस कलश के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, या फिर आपके अयोध्या सिंह हरिऔंध है। अयोध्या सिंह हरिऔंध है। तो याद रखना बेटा कि रस कलश के रचयिता हैं आपके अयोध्या सिंह हरिऔंध। कौन है बेटा, अयोध्या सिंह हरिऔंध इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निर्जा रचना है। निर्जा जो रचना है ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, मैथिली शरण गुप्त की है, महादेवी वर्मा की है, ये जयशंकर प्रसाद की। तो याद रखना जो निर्जा है ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी बेटा, महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, महादेवी वर्मा हैं, ये सूरदास हैं। तो याद रखना बेटा साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है बेटा, सूरदास साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है बेटा, सूरदास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है परिमल के रचनाकार हैं। परिमल जो रचना है इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, गजानन माधव मुक्ति विभूषित। याद रखना परिमल के रचनाकार हैं बेटा आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। परिमल के रचनाकार कौन है, ये तो हो गए बेटा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा बेटा, इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे और 2 पद्यांश दिए जाएंगे। 2 गद्यांश में से एक गद्यांश करना होगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके बेटा कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। जैसे पहला गद्यांश दिया है, क्या दिया है, गांव और जंगलों को स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में
उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उसे सारे विस्तार से हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उनके तेज को अपने भावी जीवन के साक्षात देखना चाहते हैं। यदि राष्ट्र संवर्धन एवं स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान का को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र को हम स्वागत करते हैं। तो ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश का आपको क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। तो आपको पता है कि ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, कहाँ दिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से दिया गया है। किससे दिया गया बेटा? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से दिया गया है। और राष्ट्र का स्वरूप किसकी रचना है बेटा? यह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। किसकी रचना है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल की। वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसको जब आप लेटर इसका संदर्भ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता या लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपको इतना लिख देना, इसके 2 नंबर मिलेंगे। फिर वो कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ है? जहां अतीत वर्तमान, यहां से लेके यहां तक का आपको व्याख्या कर देना है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेखांकित अंश हो गया। संस्कृति के वाहक और संरक्षक के रूप में किसका उदाहरण दिया गया है? अब वो कह रहा है सांस्कृतिक जो संस्कृति है, इसके वाहक और संरक्षक में किसका उदाहरण दिया गया है? तो देखिए जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। गांव जंगलों में संस्कृति में अटिक भंडार है और आनंद भरपूर प्राप्त होता है। संस्कृत परिचय काल में स्वागत है। पूर्वज है, पराक्रम है, उस सारे गौरव को धारण करता है। क्या पूछ रहा है? संरक्षक में किसका है? तो आप लिखेंगे बेटा इसका आंसर संस्कृति का वाहक लोकगीत और लोक कथाओं में, यहाँ पे कहीं पे होगा लोकगीत और लोक कथा। स्वच्छंद ये लिखा है। गांवों के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों और तारों के विकसित लोक गीतों में संस्कृति का अमिट भंडार हुआ है। उसने पूछा है कि संरक्षक मतलब उसका भंडारण किसका उदाहरण दिया गया है? तो लोक गीतों और लोक गीतों के तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं को संस्कृति का अमीर भंडार माना गया है। अगला, लेखक के मतानुसार राष्ट्र की धरोहर क्या है? तो राष्ट्र की धरोहर क्या है बेटा? यहाँ लिखा होगा गांव जंगलों में भरपूर मात्रा राष्ट्रीय संघ के परिचय काल में स्वागत करती है, धर्म को धारण करते हैं, जीवन के पश्चात वर्तमान नहीं है, भूत जगड़ना नहीं वर्तना। तो लेखक के अनुसार बेटा हम लोग लिखेंगे कि लेखक के अनुसार पूर्वजों द्वारा चरित्र, धर्म विज्ञान और आपको जो बेटा कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो जो चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, ये सब हमारे क्या है बेटा? राष्ट्र की धरोहर है। राष्ट्र की उन्नति कब संभव है? राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब आपका राष्ट्र, ये लिखा है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है और भूत वर्तमान के लिए जकड़ा नहीं रखना चाहता, तभी आपका राष्ट्र का गौरव होता है। तो ये इसके हो गए आंसर। अगला देखिए, या तो पहला वाला करना है तो दूसरा करना। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा आपसे कह रहा है बेटा, नवीनीकरण कितना भी प्रशस्त कार्य क्यों ना हो, उसे प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता को उन्मुक्त विचार कर सकें। क्या कर सकें बेटा? उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और वह दासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाए तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजी का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म में स्थापित करने वाली है, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया। अब इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए बेटा। पहला है पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। तो देखिए इसका शीर्षक तो हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। शीर्षक है बेटा आपके पास इस गद्यांश का भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, ठीक है। और लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक हैं बेटा आपके रामधारी सिंह दिनकर। भाषा और आधुनिकता किसकी है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको यहां से 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की
व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या है? यदि सुस्पष्टता से लेके सोचनी चाहिए तक की आपको व्याख्या कर देना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती? कौन सी भाषा चिरकाल तक? तो लिखा है, ये लिखा, यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे, ऐसी भाषा जो सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से वंचित रहेगी वो भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगी। तो यहां से लेकर के बेटा यहां तक लिख देना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी भाषा किसकी निशानी है? तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे ये लिखा है, अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही, ये दासता की निशानी। तो यहां से लेके यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख देना है कि अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है, यह दासता की निशानी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निर्दिष्टता और सुस्पष्टता का क्या अर्थ है? तो देखिए, निर्दिष्टता की अगर मैं बात आपसे करता हूं तो निर्दिष्टता हम लोग कहते हैं बेटा किसको? स्पष्ट रूप से बताया गया। निर्दिष्टता का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बताया गया, स्पष्ट रूप से बताया गया। और दूसरा क्या है? सुस्पष्टता। सुस्पष्टता का मतलब होता है बेटा पूरी तरह से साफ, जो पूरी तरह से साफ हो तो उसे सुस्पष्टता कहते हैं। ये आपका इतना लिख देंगे तो 10 नंबर मिलेंगे बेटा। यहां तक उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए हम बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा दो आपको पद्यांश दिए जाएंगे, इनमें से कोई एक पद्यांश करना होगा जो कि 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा बेटा? 10 नंबर का होगा। तो देखिए पहला पद्यांश क्या कह रहा है, लज्जाशील पथित महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में श्रांति खोना, होठों की अवकमल मुख की मैलानताएं मिटाना, ज्यों ही मेरा भवन तज तू स्वल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर की मोह लेगी तुझे। तो ये आपको, जो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। तो ये आपको देखिए एक आपको दिया गया है शानदार पद्यांश। क्या दिया गया बेटा? पद्यांश। अब देखिए इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि और पाठ के शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो अगर हम बात करें बेटा इसमें, तो ये जो हमारा कवि है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई बेटा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। किसके द्वारा? इसके कवि कौन हो जाएंगे बेटा? इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। और शीर्षक पूछा गया है, तो शीर्षक क्या है बेटा इसका? पवन दूत का। इस जो आपको कविता दी गई इसका शीर्षक क्या है? इसका है पवन दूत का। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा उपरयुक्त पद्यांश का प्रसंग लिखिए। उपरयुक्त पद्यांश का आपको क्या लिखना है बेटा? प्रसंग लिखना है। अब उसने कहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को, इतने की आपको व्याख्या कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राधा पवन दूतका से राह में मिलने वाली पथिकों से कैसा व्यवहार करने को कहती है, इसको भी लिख लेना। लज्जाशील महिला के लिए राधा ने क्या कहा, इन सब के आपको क्वेश्चन आंसर दे देना है। तो इनको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। और अगर आपको इन पूरे क्वेश्चनों का विथ यूपी बोर्ड के स्टाइल में कॉपी में आपको कैसे इसको लिखना है और इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा वो सब आपको देखना है, तो आपको बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जहां पे आपको इन सभी क्वेश्चनों के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सीन्ही अब थी आहा गोमुखी गंगा, हाँ जानकर भी मैंने न भारत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारे भई मैया। तो ये आपको दूसरा पद्यांश दिया गया, दो में से कोई एक करना है। फिर से अब इसमें देखिए पहला क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है बेटा? संदर्भ। तो संदर्भ लिखने में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। संदर्भ का मतलब होता है उसके पाठ का नाम लिख दीजिए और उसके रचयिता के नाम लिख दीजिए, तो इसकी क्या हो जाती है बेटा? व्याख्या हो जाती है। तो अब ध्यान से पढ़िए ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई बेटा जयशंकर प्रसाद द्वारा। ये जो कविता आपको दी गई है किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। इसके द्वारा बेटा जयशंकर प्रसाद द्वारा।
ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई बेटा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। और इसके वह बैठी थी अचल अटल तिरंगा, और जयशंकर प्रसाद की किससे ली गई बेटा? कमायनी से है। ये किससे बेटा? कमायनी। किससे ली गई बेटा? कमायनी से इसको लिया गया है। फिर गंगा शब्द के दो पर्यायवाची लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है आपको बेटा। सिन्नी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है, इसको आपको सॉल्यूशन लिख देना है। उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और उसके स्थायी भाव को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या मिलेगा? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है 80 शब्दों में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल फिक्स बता दे रहा हूँ बेटा कि आपको केवल साहित्यिक परिचय याद कर लेना है वासुदेव शरण का और उसकी प्रमुख कृतियां, बस ये फिक्स मानिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको साहित्यिक परिचय वहां लिखने को आएगा 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो आपको जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिख लेना है बेटा, ये वाला भी बिल्कुल फिक्स मानिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहादुर तथा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य डालिए। ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो आपको केवल बहादुर कहानी का बेटा उद्देश्य याद कर लेना है। आपको जो भी कहानी का क्वेश्चन मिलेगा वो बहादुर से ही मिलेगा, तो बहादुर कहानी का उद्देश्य आप स्वयं से लिख लीजिएगा बेटा। अगला, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए जो खंड काव्य होते हैं बेटा वो अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य होते हैं, तो जिसके जिले में जो भी खंड काव्य चल रहा हो उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अब देखिए अगला क्या है बेटा, अगला आपको दिया जाएगा संस्कृत का एक पद्यांश दिया जाएगा और एक गद्यांश दिया जाएगा 7-7 नंबर का, जिनका संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो ये दोनों को तैयार कर लेना बेटा। और हिंदी जो आपके वो तो हो गया गद्यांश, और ये हो गए दो आपके पद्यांश, इन दोनों को तैयार कर लेना है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, इन सबके आपको अर्थ किसी एक का, 4 दिए जाएंगे, 4 में से किसी एक का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक है, अब देखिए इनको हम लोग देख लेते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि समय निकल जाने के बाद, इसका मतलब होता है कि समय निकल जाने के बाद, समय निकल जाने के बाद किए गए कार्य का कोई मतलब नहीं होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अधूरा ज्ञान होने पर उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के किसी काम में भाग लेना। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अंत भला तो सब भला, कोई ऐसा कार्य जिसको शुरू में आप कैसे भी करें, वो कितनी भी आपके लिए दिक्कतें आ रही हो लेकिन अंत में वो काम सही हो जाए, तो कहा जाता है अंत भला तो सब भला। ये हो गया बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपको अपठित गद्यांश दिया गया है जिसमें आपके फिर से 3 क्वेश्चन पूछे गए। इन क्वेश्चनों के आपको आंसर दे देना है, इनमें से 2 होंगे, कोई एक कर लेना है बेटा आपको। अगला, अगला आपसे कह रहा है यंत्रता निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। क्या लिखना है बेटा? सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। पहला है आपके पास बेटा यंत्रता और दूसरा है मंत्रता, कि यंत्रता का क्या मतलब होता है और मंत्रता का क्या मतलब होता है। देखिए अगला है अनुसरण तथा अनुकरण। अनुसरण का मतलब होता है कि किसी के पीछे रहना, पीछे चलना, अनुसार या पीछे देखना, तो पीछे चलना। अनुसरण का मतलब होता है किसी के द्वारा पीछे चलना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुसरण तथा अनुकरण में। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित के 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे लक्ष्य, तो लक्ष्य का मतलब होता है बेटा आपके पास, अगर हम बात करते हैं लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है निशाना। लक्ष्य का एक मतलब तो होता है निशाना और एक मतलब होता है लक्ष्य का बेटा आपका उद्देश्य। हो गया। इसी तरह नाक, नाक के 2 अर्थ में, एक तो होता है नासिका, नाक को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं? नासिका, और एक होता है नासा। इसे पक्ष, पक्ष के भी आपके पास 2 अर्थ होते हैं बेटा। पक्ष के कितने अर्थ होते हैं बेटा? 2 अर्थ होते हैं। एक तो पक्ष का मतलब होता है 15 दिन में जो आता है, 15 दिन का समय, एक तो होता है 15 दिन का समय, और अगला होता है आपके पास बेटा पंख। क्या होता है? पक्ष का मतलब पंख। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अब वो बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति, अजर, नौजवान, कम उम्र का व्यक्ति। तो जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? अजर।
अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म ना हुआ उसे क्या कहते हैं? पेट का जन्मा, आजन्म, अजन्मा, अज। तो जिसका जन्म ना हुआ उसे अजन्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? अजन्मा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो इनको आप कर लीजिएगा बेटा स्वयं से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रृंगार तथा हास्य का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। कि आपको श्रृंगार तथा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिख देना है। दूसरा है, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास या यमक अलंकार में से किसी एक के लक्षण और उदाहरण लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। तो इसमें से कोई एक कर देना, चाहे दोहा कर देना, चाहे सोरठा कर देना। फिर आपको एक पत्र लिखने को आएगा बेटा। क्या लिखने को आएगा? पत्र। तो यहाँ पर दो तरह के पत्र है। एक है बेटा, निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो ये तो इसको कर लीजिएगा, या फिर आप दूसरा पत्र लिख सकते हैं, बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना। तो इन दो में से कोई एक पत्र लिख लेना है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा बेटा निबंध का। तो आपको इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए केवल आपको इन 5 टॉपिकों पे निबंध तैयार कर लेना है। इन्हीं 5 में से कोई एक आपको निबंध वहां देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा पेपर आपके समझ में आ गया हो कि बोर्ड में किस तरह से पेपर पूछा जाएगा और हमको उसके किस तरह से आंसर देने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।